नमस्ते दोस्तों, आज हम बिहार में महागठबंधन के नेता और मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव के एक ऐसे बयान का निष्पक्ष और तथ्यात्मक विश्लेषण करेंगे जिसने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को गरमा दिया है और जिससे राज्य में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को भी बढ़ावा मिलने की आशंका पैदा हो गई है। यह बयान है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो वे वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। सवाल है कि क्या वाकई कोई राज्य सरकार केंद्र के कानून को कूड़ेदान में फेंक सकती है? आइए प्रामाणिक तथ्यों और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर इसकी पूरी सच्चाई जानते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव ने 26 अक्टूबर 2025 को कटिहार और किशनगंज जिलों के मुस्लिम बहुल इलाकों में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो केंद्र सरकार का वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। उन्होंने इसे मुस्लिम विरोधी और सांप्रदायिक बताया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा कर पाना संभव है? इसके लिए सबसे पहले हमें वक्फ बोर्ड क्या है और इससे जुड़े कानून क्या हैं, इसमें क्या बदलाव किए गए हैं, इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखिए, वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है जो इस्लाम से जुड़ी धार्मिक और दान की गई संपत्तियों का प्रबंधन करता है। ये संपत्तियां मस्जिदें भी हो सकती हैं, इनमें कब्रिस्तान और मदरसे भी हो सकते हैं। भारत में वक्फ बोर्ड की स्थापना 1954 के वक्फ अधिनियम के तहत हुई और 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया गया। आज वक्फ बोर्ड के पास भारत में 8.7 लाख संपत्तियां हैं जो 9.4 लाख एकड़ जमीन पर फैली हुई हैं, जो इसे रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा जमीन धारक बनाता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि वक्फ कानून का इतिहास क्या है और इसमें कब कब क्या क्या संशोधन किए गए, कब कब नया कानून बनाया गया। वक्फ कानून का विकास वैसे तो ब्रिटिश काल में ही शुरू हो गया था। जैसे कि 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग अधिनियम ने वक्फ दान पत्रों को वैध बनाया। 1923 में मुसलमान वक्फ अधिनियम से संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य हुआ। लेकिन आज़ाद भारत में पहली बार 1954 के वक्फ अधिनियम से वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की गई। 1995 के वक्फ अधिनियम से 1954 के कानून को निरस्त कर दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से वक्फ ट्राइब्यूनल बने और वक्फ बोर्डों को अधिक शक्तियां दी गई। 2013 में इसमें फिर से संशोधन हुआ। वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 में पारदर्शिता और डिजिटलीकरण पर जोर दिया गया। इसके जरिए बोर्डों को संपत्ति को वक्फ घोषित करने की व्यापक शक्तियां दे दी गई, जिसकी काफ़ी आलोचना होने लगी, जिसके कारण 2025 में वक्फ संशोधन अधिनियम लेकर आई मोदी सरकार, जिसका नाम अब यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट है। तेजस्वी यादव इसी कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं। तो आइए अब इसे ठीक से समझ लेते हैं कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में आखिर ऐसा क्या है जिस पर विपक्ष को इतना सारा ऐतराज है कि वो इसे कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं। यह विधेयक अप्रैल 2025 में संसद से पारित हुआ, जिसमें 40 से अधिक बदलाव किए गए। बोर्डों में गैर मुस्लिम और मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई। वक्फ बाय यूजर का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। जिला कलेक्टर को विवादित संपत्तियों पर अंतिम निर्णय करने का अधिकार दिया गया। सभी वक्फों का डिजिटल पंजीकरण और सीएजी ऑडिट कराने की बात कही गई और ये भी कहा गया कि जो लोग कम से कम 5 साल से इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं, फॉलो करते हैं, केवल वही लोग वक्फ कर सकते हैं। मुस्लिम महिलाओं और इस्लाम के अल्पसंख्यक संप्रदायों जैसे बोहरा, आगा खानी आदि के अधिकार मजबूत करने की भी बात कही गई। सरकार का कहना है कि यह कानून भ्रष्टाचार और अतिक्रमण को भी रोकेगा, जबकि विपक्ष इसे मुसलमानों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति धार्मिक स्वायत्तता का हनन है। जिला कलेक्टर की भूमिका से राजनीतिक दुरुपयोग का खतरा बढ़ेगा। वक्फ बाय यूजर हटने से पुरानी मस्जिदों, कब्रिस्तानों को खतरा बढ़ जाएगा। इस पर सरकार का क्या कहना है? सरकार का ये कहना है कि विपक्ष के आरोप और आशंकाएं निराधार हैं। गृह मंत्री अमित शाह और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में हुई चर्चा के दौरान बताया था कि यह कानून वक्फ बोर्डों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाएगा
मुस्लिम महिलाओं और वंचित मुस्लिम समाजों के सशक्तिकरण की बुनियाद तैयार करेगा। वक्फ संपत्तियों का लाभ गरीब और पसमानदा मुसलमानों को मिलना चाहिए ताकि उनका उत्थान हो सके। अभी उन्हें वक्फ संपत्तियों का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने यह भी कहा कि गैर मुस्लिम सदस्य केवल प्रशासनिक भूमिका निभाएंगे, इसलिए इस पर बहुत विवाद करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यह भ्रष्टाचार को रोकेगा, जैसे कि कर्नाटक वक्फ घोटाला और इस तरह की घटनाओं को। तो पीएम मोदी ने भी इन्हीं कारणों से इस कानून को ऐतिहासिक बताया। लेकिन सरकार के इतने सारे दावों के बावजूद कानून का विरोध जारी रहा। विपक्ष की आपत्तियां बरकरार रही। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगभग 20 याचिकाएं डाली गई। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई की और 15 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम फैसले में इन याचिकाओं की सुनवाई करते हुए पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही संसदीय कानून की संवैधानिकता की धारणा को भी बरकरार रखा। वक्फ बाय यूजर का उन्मूलन भविष्य के लिए वैध ठहराया। यह भी सरकार के लिए राहत की बात रही। पुरानी संपत्तियों की सुरक्षा को हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित करने के लिए कहा। 5 साल इस्लाम पालन करने की शर्त और जिला कलेक्टर की भूमिका को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। गैर मुस्लिम सदस्यों की सीमा निर्धारित कर दी। कहा कि केंद्रीय परिषद में अधिकतम 4 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं और राज्य बोर्ड में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। कोई वक्फ संपत्ति डिनोटिफाई नहीं की जाएगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगला फैसला नहीं सुनाता है। तो सरकार ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर? सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला संतुलित है, सुधारों को मान्यता देता है। मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कानून को प्रबल बनाया है, हालांकि उसमें कुछ सुधारों की गुंजाइश बताई है। उन सुधारों पर विचार किया जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक नहीं लगाई, क्या उस कानून को तेजस्वी यादव अपनी सरकार बनने पर कूड़ेदान में डाल सकते हैं? तो मेरे ख्याल से ऐसा करना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 के तहत राज्य को केंद्र के कानून लागू करने ही होंगे। अनुच्छेद 257 के तहत केंद्र राज्य सरकार को दिशा निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद 365 के मुताबिक राज्य द्वारा कानून मानने से इनकार करने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का खतरा भी रहेगा। यानी कि धारा 356 के तहत केंद्र सरकार ऐसी स्थिति में चाहे तो राष्ट्रपति शासन भी लगा सकती है राज्य में। और अनुच्छेद 254 के तहत केंद्र का कानून प्रबल है। चूंकि वक्फ संशोधन संघ सूची का विषय है, इसलिए बिहार सरकार इसे रद्द नहीं कर सकती। तेजस्वी का बयान लोगों को राजनीतिक रूप से ऐसे में जरूर प्रभावित कर सकता है, लेकिन कानूनी रूप से उस पर अमल कर पाना असंभव है। केंद्र के कानून को राज्य सरकार केवल अदालत में चुनौती दे सकती है, जैसे कि अन्य पक्षकार देते हैं, जैसे कि AIMPLB यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चुनौती दी। तो दोस्तों, ये थी वक्फ संशोधन कानून और तेजस्वी यादव के बयान की पूरी कहानी। मैंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। संविधान केंद्र की प्रधानता सुनिश्चित करता है और कोई भी राज्य केंद्र के कानून को कूड़ेदान में नहीं फेंक सकता। आपको क्या लगता है, क्या यह कानून मुस्लिम समुदाय के हित में है या नहीं है? और क्या वक्फ कानून का मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकता है? क्या इससे एनडीए को नुकसान और महागठबंधन को फायदा हो सकता है? क्या यह बिहार विधानसभा चुनाव में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का कारण बन सकता है? नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, ताकि आपको ऐसे ही अकाट्य रूप से तथ्यात्मक और निष्पक्ष वीडियो मिलते रहें। नमस्कार।